क्या नाम है, कंटिन्यूएशन पैटर्न। जैसे देखिए मैं अब इस चार्ट में आपको एक चीज बताता हूँ। इस चार्ट में देखें यहाँ लिखा हुआ है ये हेड एंड शोल्डर, ये शैम्पू नहीं है, ये हेड एंड शोल्डर। देखें ये हेड है और ये देखें शोल्डर्स। अगर आप गौर करें ये हेड और शोल्डर की तरह का पैटर्न, देखें इस पैटर्न को देखें, हेड एंड शोल्डर। याद रहे कभी भी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न उसको नजर आता है ना, तो ये नॉर्मल प्रेडिक्शन होती है कि हेड एंड शोल्डर के बाद रिवर्स होता है, हेड एंड शोल्डर के बाद गेम रिवर्स होती है। और देखा यहां से यूं पहले गई ऊपर और हेड एंड शोल्डर के बाद दोबारा फिर रिवर्सल पैटर्न आया। सही है, तो ये बात, ये मार्केट में एक परसेप्शन है कि चाहे हेड एंड शोल्डर, सीधा हेड एंड शोल्डर हो या उल्टा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, देखें सीधा हेड एंड शोल्डर हो या अपसाइड डाउन हेड एंड शोल्डर हो, ऐसा पैटर्न बनता है तो उसके बाद रिवर्सल आता है, उसके बाद रिवर्सल आता है, उसके बाद रिवर्सल आता है। हाँ, इसी तरह डबल टॉप्स एंड बॉटम्स, डबल टॉप्स एंड बॉटम्स, ये ट्रिपल बॉटम्स, ये देखें यहां नजर आ रहा है आपको, ये देखें ट्रिपल बॉटम, एक दो तीन, एक साथ ट्रिपल बॉटम आ गए, नजर आ रहे हैं। ट्रिपल बॉटम के बाद भी देखें रिवर्सल आता है, यूं जाके फिर दोबारा अप गया, तो देखें ट्रिपल बॉटम भी एक रिवर्सल पैटर्न है। तो देखें ये इस स्टडी का कुछ पार्ट एंड पार्सल है कि अगर ये वाले आपको पैटर्न्स नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब रिवर्स होगा, और ये देखें ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स और ये वाले जब नजर आते हैं तो इसका मतलब उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया जाएगा, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया जाएगा, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, देख लें नजर। चलो भाई, अब जरा थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल पे जाऊंगा। सामने देखें, देखें एक आपके पास ब्लैक लाइन नजर आ रही है, देखें मैं उस पर ये देखें, ये देखें ब्लैक लाइन नजर आ रही है, देखें बहुत मूव हो रही है, एक ब्लैक लाइन नजर आ रही है, ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, देखें मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ, ये समझ लें किसी शेयर की शेयर प्राइस है, देखें कैसी चेंज हो रही है, टिक टिक हर रोज चेंज होती है, हर रोज टिक 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 चेंज हो रही है। अब किसी एनालिस्ट ने क्या करा, अब देखें एक और लाइन, मैं इसका रंग चेंज करता हूं, इस एक और लाइन है जो कि देखें ये ब्लू लाइन है, आपको नजर आ रही है ब्लू लाइन, ये देखें ये ब्लू लाइन बीच में नजर आ रही है। अब एनालिस्ट क्या करता है बताऊं, ये ब्लू लाइन उसने कैसे बनाई, वो 20 दिन का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करता है। देखें इस लाइन के आगे लिखा हुआ भी, ये देखें मूविंग एवरेज, यानी हर रोज की प्राइस और साथ पिछले 20 दिन की प्राइस का एवरेज निकाल लेता है और उससे उसने ये चार्ट बना लिया। देखें हर रोज जैसे ही अगला दिन गुजरता है तो उसके बाद पिछले 20 दिन की प्राइस लेता है, फिर एक दिन और लेता है तो फिर पिछले 20 दिन, उस 20 दिन की प्राइस के साथ एक एवरेज लाइन निकाल ली। और एवरेज जितना ज्यादा, जैसे अगर 40 दिन का लेगा तो और स्मूथ एवरेज बनेगा, और स्मूथ आउट हो जाएगी, जो वेरिएशन होगी और स्मूथ आउट हो जाएगी। तो देखें, गौर करें, ये कुछ बातें सीखें, थोड़ी सी है एजुकेशनल बातें लेकिन थोड़ा सीखें। एक्चुअल शेयर प्राइस की लाइन तो जिगजैग बार बार चेंज होती है शेयर प्राइस तो, लेकिन जो उसने एवरेज निकाला ना तो वो स्मूथ लाइन है। देखें एवरेज वाली लाइन कंपैरेटिवली ये देखें स्मूथ है। अब उसने एक बात बोली, गौर से सुनना, उसने कहा कि अगर आप गौर करें तो शेयर प्राइस अपने 20 दिन वाले एवरेज को ही देखें फॉलो कर रही है अल्टीमेटली। ये देखें, देखें शेयर एवरेज लाइन के आसपास ही है ना, ब्लैक लाइन कभी ब्लू के ऊपर जाती है, कभी ब्लू के ऊपर जाती है, देखें फिर ये देखें, देखें देखें फिर कभी ब्लू के नीचे आ जाती है, ये देखें फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जा जाती है। यानी अगर आप गौर करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पूरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो अपने एवरेज, वो जो 20 दिन के एवरेज है ना उसके आसपास ही रहती है, अल्टीमेटली वो उसको फॉलो करती है, अपने 20 दिन के एवरेज को फॉलो करती है। तो अब देखें यहां वो आपको बाइंग सेलिंग की टेक्निक सिखा रहे हैं। देखो हर इंसान चाहता है कि वो ऊंचे दामों में बेचे और नीचे दामों में खरीदे, हर इंसान चाहता है कि वो ऊंचे भाव में ऊंचे दामों में खरीदे, बेचे और नीचे दामों में खरीदे। तो अब अगर देखें, इधर देखें, सुने, अगर ये शेयर प्राइस, तवज्जो सुने, देखिए मैं डार्क पेन यूज करता हूं, अगर शेयर प्राइस यहां है तो वो अपनी एवरेज लाइन के ऊपर है ना, ये देखें अपनी एवरेज लाइन के ऊपर है ना, अगर शेयर प्राइस यहां है तो वो अपनी एवरेज लाइन के ऊपर है ना, तो इसका मतलब वो अपनी एवरेज से बहुत ऊपर निकल गई, यानी ये अच्छे रेटों पे आ गई, पीक पे आ गई है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो पीक पे, उस वक्त के लिहाज से तो पीक पे, तो फौरन बेच दो। और इधर देखें, यहां देखें ये पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे वो अपनी एवरेज लाइन से नीचे है ना, तो इसका मतलब अपनी एवरेज, जो एवरेज प्राइस उसकी चलती है उससे कम दामों पे, तो ये खरीदने का टाइम है।
यानी इस वक्त ये अंडर प्राइस्ड है, राइट, समझ रहे हैं। तो अपनी एवरेज लाइन से ऊपर हो, अपनी एवरेज लाइन से ऊपर हो तो ये बेचने का टाइम है, और अपनी एवरेज लाइन से नीचे हो तो ये खरीदने का टाइम है। हाँ, समझ रहे हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता हूँ। बट एक चीज होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। यार लाइफ में शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में, ए लेवल्स में, सब हर जगह स्टैटिस्टिक्स में कहीं ना कहीं ये टर्म आपने पढ़ी होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये कोई भी नंबर्स अपने मीन से कितना डेविएट करते हैं, जो अपना उसका मीन है ना, उस मीन से कितना डेविएट करते हैं, मीन से और एवरेज से कितना डेविएट कर जाते हैं, राइट, मीन से कितना डेविएट करते हैं। अब देखें भाई, ये जो बीच वाली लाइन थी ना, ये लाइन, ये देखें, ये वाली लाइन समझ ले मीन की लाइन थी, एवरेज मीन लाइन थी ना। अब उसने क्या करा, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन ऊपर और एक नीचे, देखें एक ये लाइन बनाई, देखें ये स्टैंडर्ड डेविएशन की एक लाइन है, ये नजर आ रही है कि अगर ये ऊपर डेविएट करता है तो कितना करता है, और एक नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन बना दी, एक नीचे देखें ये स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन बना दी, नजर आ रही है, एक लाइन ऊपर बना दी स्टैंडर्ड डेविएशन की और एक नीचे बना दी कि ये अपने मीन से कितना डेविएट करती है, प्राइस अपने मीन से कितना डेविएट करती है, नजर आ रहा है। और इस चीज का नाम उन्होंने रख दिया, देखें मैं नाम बता रहा हूं, बॉलिंजर बैंड। दिस इज अ वेरी फेमस नेम ऑफ फाइनेंशियल वर्ड, ये वर्ड है, देखें बॉलिंजर, इस बैंड को बोलते हैं, एक बैंड बन गया ना पूरा, देखें एक बैंड बन के जा रहा है ना, इसको बोलते हैं बॉलिंजर बैंड। गूगल पे सर्च कीजिएगा, इसके पीछे ऊपर आपको बहुत चीजें मिलेंगी, बहुत चीजें मिलेंगी, बॉलिंजर बैंड। अब नाउ हाउ टू यूज बॉलिंजर बैंड, जब शेयर प्राइस बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट को टच करे ना, जब शेयर प्राइस बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट को टच करे ना, तो समझ जाना इस वक्त ये अपने हाईएस्ट प्राइस पे, उस वक्त के लिहाज से हाईएस्ट प्राइस पे, तो बेचो। और जब शेयर प्राइस बॉलिंजर बैंड के नीचे वाली प्राइस पे टच करे ना, तो समझ जाना ये उस वक्त के लिहाज से, उस वक्त के लिहाज से, उस वक्त के लिहाज से, उस वक्त के लिहाज से अपने लोवेस्ट प्राइस पे तो आप खरीदो, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखें, तो ऊपर जाए यानी बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट पे टच करे तो ये बेचने का टाइम है, और बॉलिंजर बैंड के लोअर बॉलिंजर बैंड पे टच करे तो ये खरीदने का टाइम है। और इस तरह की स्ट्रेटजी, इस तरह की स्ट्रेटजी यानी महंगे ऊपर वाले रेटों पे बेच दो और नीचे वाले रेटों पे बाय कर लो, ऊपर वाले रेटों पे बेच दो और नीचे वाले रेटों पर बाय कर लो, इसको कहते हैं कॉन्ट्रेनियन स्ट्रेटजी। ये देख लीजिए नाम यूज किया है, ये नाम पढ़ें, बॉलिंजर बैंड्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सच एज, यानी ऊपर हायर रेट पे सेल एट, देखें ये लिखा है ना, सेल एट अपर बैंड एंड बाय एट लोअर बैंड। अब बात को सुने, यहां देखें एक सवाल, एक तालिब इल्म का, स्टूडेंट का एक सवाल है। बच्चे ने कहा, यहां देखें मैं जरा इसको साफ करता हूं, ठहरो भाई, थोड़ी सफाई। यहां देखें, बच्चे ने कहा, आपने कहा कि अपर बैंड पे टच हो रहा हो तो बेच दो और लोअर बैंड पे आ रहा है तो खरीद लो, सही है, ये बोला है। तो बच्चे ने एक सवाल क्या किया बताऊं, बोला यार आपने लेटेस्ट से, इधर देखें, इधर देखें जरा, एक मजेदार सवाल है, आपने हमसे ये अपर बैंड पे यहाँ टच हुआ था ना, यहाँ अपर बैंड पे टच हुआ था, देखो यहाँ अपर बैंड पे टच हुआ था, तो बोला आपने कहा था अपर बैंड पे टच हो तो बेच देना, तो बोला इस वक्त तो प्राइस चल रही थी 55, ये देख लो जरा जरा देखो, इस वक्त आपने हमसे बिकवा दिया 55 पे, लेकिन 55 के बाद देखें ये शेयर प्राइस 70 भी गई, 55 के बाद देखें शेयर प्राइस 75 भी गई। तो आप तो कह रहे थे ना मैक्सिमम प्राइस पे बिकवाएंगे, आप तो कह रहे थे ना कि बॉलिंजर बैंड से जब ऊपर वाले हिस्से पे टकराए तो आप बेच देना, तो वो उससे आपको फायदा ही होगा। तो देखें प्राइस तो उससे भी ऊपर गई। तो मैंने क्या जवाब दिया, मैंने कहा बेवकूफ आदमी, मैंने बोला एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप बेचने का डिसीजन ले रहे हो उस वक्त ये देखना, उस वक्त ये देखना कि आप उस वक्त के लिहाज से वो प्राइस हाईएस्ट होगी, उस वक्त के लिहाज से वो हाईएस्ट होगी। बाकी आप पूरे एक साल की आपको अभी से थोड़ी पता लगी कौन सी हाईएस्ट है और कौन सी लोवेस्ट है, वो नहीं लगा सकते, कोई फीचर थोड़ी प्रेडिक्ट कर सकता है एकदम। बात समझ रहे हैं, उस वक्त के लिहाज से ये हाईएस्ट प्राइस थी भाई, उस जब आपने डिसीजन बेचने के लिए, वरना बेचने का डिसीजन क्यों ले रहे हो। और देखें ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, यानी खरीद बेचने वाले लोगों के लिए, ये जो ट्रेडर्स है ना वो ये सारी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं।
ट्रेडर्स इन सारी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं। देख ले भाई, अच्छा एक और चीज सिखाता हूँ, देखें जबरदस्त चीज याद आई है। देखें हाई स्टॉक वॉलिटिलिटी लीड्स टू वाइडर बैंड। देखें सुने, गौर से सुनना। शुरू में अगर आप देखें तो ये बैंड इतना चौड़ा है, देखें इतना चौड़ा बैंड था, फिर एंड में जाके बैंड छोटा हो गया, देखें इस साइड पे आके छोटा हो गया। तो याद रहे, जब मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है ना, मार्केट यूं यूं मूव हो रही होती है, तो फिर ये बैंड ऑब्वियसली बहुत चौड़ा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है। और जब देखें, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी या वॉलेटिलिटी वगैरह कम होती है ना, तो फिर देखें एंड में ये बैंड ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को। देखें हाई स्टॉक वॉलेटिलिटी लीड्स टू अ वाइडर बैंड, कभी नहीं भूलिएगा ये बात। चलें, अब ये कुछ बुक्स के नाम मैंने यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं, क्योंकि जो कुछ लोग रीड करने के भी शौकीन होते हैं, और डेफिनेटली ये तो एक ऐसा समंदर है ना कि हर अगले दिन कोई नई चीज़ इसमें तो मिलती है आपको। यानी मैं आज तक तालिब इल्म हूँ, सीधी बात है, पढ़ पढ़ के ही सीखते रहते हैं, पढ़ पढ़ के नई से नई चीज़, कोई ना कोई चीज़ें। तो ये कुछ बुक्स हैं, आप लोग अगर इनको रीड करना चाहें तो पढ़ें, स्टॉक आपकी नॉलेज, अच्छी चीज़ें सीखेंगे इससे। अच्छा, अब मुझे कुछ बातें, ये तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस पे आपके साथ कुछ डिस्कशन की। अब मुझे कुछ डिस्कशन आप हजरात के साथ कुछ और फंडामेंटल और एक आध फ्रॉड के ऊपर भी करनी है, जो मेरे अपने साथ भी हुआ था, और मैं उसको बड़ा तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट क्लास में हमने एक और चीज़ पे हमने डिविडेंड्स के ऊपर बात की थी। तो मैंने डिविडेंड्स में बहुत सारे इशारे दिए थे, एक इशारा और मैं यहाँ दे रहा हूँ, वो ये है कि जब भी आपने ये देखना हो ना, मैंने बहुत सारी बातें कर ली थी, मैं उन बातों पर भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कि कंपनी के अंदर डिविडेंड देने की कितनी एबिलिटी है। तो डिविडेंड कैश की फॉर्म में दिया जाता है ना, तो ये एक रेशियो भी बड़ा सीएफए वगैरह की बुक्स में निकाला जाता है, कैश पर शेयर। कंपनी के पास कैश पर शेयर कितना पड़ा है भाई, कैश पर शेयर कितना पड़ा है। तो आपके पास जितना भी आपके बैलेंस शीट में कैश हो ना, उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे, और नीचे जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है वो डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कैश पर शेयर। तो यहां से भी आपको डिविडेंड देने की एबिलिटी के बारे में पता लग जाता है। डिविडेंड देने की एबिलिटी के बारे में कंपनी की पता लग जाती है। जैसे हमारे यहाँ एक कंपनी है एंग्रो, इस वक्त कहते हैं मार्केट में एंग्रो के पास बहुत कैश पर शेयर पड़ा है, एंग्रो के पास बहुत ज्यादा कैश पर शेयर पड़ा हुआ है, तो वो ये बड़ा इसमें डिविडेंड के मामले में लोग कह रहे हैं बड़ा अट्रैक्टिव है, राइट। अच्छा, एक और चीज भी ध्यान में रखें भाई, देखें आप यूं सोचें, कंपनी असल में एक बिजनेस कर रही है ना। आप कंपनी को छोड़ के सोल ट्रेडर सोचें, एक सोल ट्रेडर ने इस बार 1 अरब रुपए कमा लिए। अगर वो 1 अरब रुपए कमा के अपने घर लेकर आ रहा है, तो इसका घर लेकर आ रहा है, इसका मतलब डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब यही तो है कि बिजनेस से पैसा निकाल के ओनर के घर पे, बिजनेस से पैसा निकाल के ओनर के घर पे, यही डिविडेंड होता है। अगर वो घर लाके अय्याशी कर रहा है, खा पी रहा है, तो इसका एक मतलब ये भी है कि वहां बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वरना अच्छे बिजनेस तो री इन्वेस्ट कर देते हैं ना। बात समझ रहे हैं? तो ये भी एक मार्केट का सिग्नल होता है, जहन में रखिएगा, कि जो इदारे बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं ना, उसका एक मतलब ये भी है कि आपके पास बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। और जो डिविडेंड नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो खूब री इन्वेस्ट कर रहा है और अपने इदारे को ग्रो कर रहा है, और इदारे को ग्रो करेगा तो लॉन्ग टर्म में फिर शेयर प्राइस की फॉर्म में आपको फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में वो कंपनी उतना बड़ा जाइंट बन जाएगी। ये भी मार्केट की एक इंडिकेशन है, याद रखिएगा। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्री फ्लोट। ये नाम आपने शायद सुना होगा, फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स। मैंने इस टॉपिक पे एक बार, शायद सेकंड, मेरी जो क्लासेस हैं उसकी सेकंड या थर्ड में मैंने एक बात बोली थी कि हमेशा शेयर्स की लिक्विडिटी देख लीजिएगा। अब जरा सुने आप यार, एक कंपनी ने एक कंपनी ने टोटल इतने सारे शेयर्स इशू किए हुए, देखें एक कंपनी ने टोटल ये बहुत सारे, पूरा बड़ा वाला रेक्टेंगल शेयर्स इशू किए हुए। अब शेयर्स जो बाजार में छोड़े जाते हैं ना, जो आम आदमी ट्रेडिंग करने के लिए, वो फ्री फ्लोट है। शेयर्स का एक बहुत बड़ा चंक तो सेठों के पास पड़ा होता है, कंट्रोलिंग शेयर, जिनके हाथ में कंट्रोल होता है। आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा, जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है। तो यूं समझ लें कि एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें 60% शेयर्स कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स के पास हैं, और बाकी 40% उन्होंने सारे मार्केट में छोड़े हुए फ्री फ्लोट।
सही है। और एक और कंपनी है, एक और कंपनी है, उन्होंने 95% शेयर सेठों के हाथ में, 95% शेयर्स कंट्रोलिंग लोगों के हाथ में, जो बेचते नहीं, जो ट्रेड नहीं करते, और सिर्फ 5% का फ्री फ्लोट छोड़ा हुआ है। अब आप जरा सोचें ना, अंदाजा लगाएं कि ये जो सेकंड कंपनी है ना, ये बड़े तेज लोग हैं, इन्होंने सारे शेयर्स अपने हाथ में ही रखे हैं, बस थोड़े से शेयर्स मार्केट में ट्रेड होने के लिए छोड़े। तो इन लोगों का बड़ा सख्त कंट्रोल होगा अपने शेयर्स के ऊपर। यानी ये कंपनी मैनेजमेंट के पास ही मेजॉरिटी शेयर्स हैं, मैनेजमेंट के पास ही मेजॉरिटी शेयर्स हैं, और मार्केट में बहुत कम क्वांटिटी है। तो अब ऐसी जो कंपनी होती है ना जिसका फ्री फ्लोट कम है, तो ये फौरन से कुछ ही लोग जमा कर लेते हैं और बाकी मैनेजमेंट के पास होते हैं। और मैनेजमेंट हमेशा चाहती है कि कंपनी उठे, मैनेजमेंट हमेशा चाहती है कि कंपनी उठे। तो ऐसी कंपनी कभी भी शेयर प्राइस उसके ऊपर जा सकती है, क्योंकि मार्केट में शेयर्स ही शॉर्ट हो जाते हैं, मार्केट में उसके शेयर्स ही शॉर्ट हो जाते हैं। कुछ ही लोग एकदम एकदम काबू कर लिए शेयर्स, भाई बहुत कम शेयर है तो जमा कर लिए ना। अब जब मार्केट में किसी भी चीज की शॉर्टेज हो जाए, आप सबको पता है, किसी भी चीज की शॉर्टेज हो जाए तो उसकी प्राइस ऊपर ले जाना बहुत आसान है, तो मैनेजमेंट एकदम ऊपर ले जाती है। तो ऐसे भी, ऐसे शेयर्स पे भी नजर रखनी होती है, ये भी एक तरीका है। जैसे मैं एक कंपनी का नाम बताता हूँ, सीमेंस। सीमेंस का यहाँ पाकिस्तानी बाजार में, हमारे यहाँ सिर्फ 2 मिलियन शेयर, 2 मिलियन कुछ भी नहीं होते, 2 मिलियन 20 लाख शेयर तो कुछ भी नहीं होते, 2 मिलियन शेयर का फ्री फ्लोट है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, तो वो इसके थोड़े बहुत शेयर हमेशा रखते हैं, और वो हमेशा बोलते हैं कि यार इसका फ्री फ्लोट इतना कम है ना, कि अचानक से बहुत कम फ्री फ्लोट है, बहुत कम लोगों के पास ही शेयर हैं। तो बस बोला, मैनेजमेंट कभी भी इसको उठाना चाहे ना, तो इस शेयर को ये ठक करके उठा देगी। क्योंकि देखें, अगर फ्री, जैसे ओजीडीसी का बहुत बड़ा फ्री फ्लोट है, तो उसको उठाने के लिए बहुत सारा पैसा बाजार में इंजेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो शेयर उठेगा। यार इसको तो, ये वाला जो शेयर है जिसका फ्री फ्लोट कम है, तो कुछ ही लोगों ने जमा किया, बस अपने पास रखना है, एकदम शॉर्ट हो गया तो खुद ब खुद अच्छी न्यूज आते ही था ऊपर। तो ये भी एक तरीका कार होता है कि आप फ्री फ्लोट पे नजर रखो, यानी ये देखिएगा, ये देखने वाली चीज है, राइट। ओके। अच्छा, एक और नंबर भी देखा करें हमेशा, FIPI। ये आप लोग को न्यूज में नजर आएगा, हर रोज आपको पता लगता है कि फॉरेन इनफ्लोज क्या है, फॉरेन इनफ्लोज और फॉरेन आउटफ्लोज। ठीक है, ये बहुत, ये गौर से देखते रहा करें, ठीक है। इससे भी आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज का पता लग रहा होता है कि भाई फॉरेनर, देखें, मेरे और आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं फॉरेनर्स, जो बड़े लेवल पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उनके पास एनालिस्ट भी अलग लेवल का होता है। मेरे और आपके पास वो एनालिस्ट नहीं होता, तो उनकी एक अलग नजर होती है, IMF की रिपोर्ट्स वगैरह वो अलग तरीके से पढ़ रहे होते हैं। तो अब देखें, एक चीज सोचें, आज डॉलर चल रहा है ₹150 का, एक मिसाल दे रहा हूँ, 150 पर डॉलर, और अगर डॉलर होने वाला है ₹170 का, यानी पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू होने वाली है, पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू होने वाली है, तो आप जरा सोचें, जिस बेचारे किसी फॉरेनर ने अपना डॉलर लेकर यहाँ आया होगा, तो उसने ₹150 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की होगी, और अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए और 170 का $1 हो जाए, तो जब वो वापस जाने लगेगा खुद के मुल्क में, तो उसको बेचारे को नुकसान नहीं हो जाएगा? भाई वो जब आया था तो डॉलर ₹150 का था, हमारी बाजार में उसने इन्वेस्ट किया तब डॉलर 150 का था, अब हमारी पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएट होकर 170 हो गई, तो जब एंड में वो, लेटेस्ट से उसने 10% शेयर में कमाया, उस शेयर में उसने 10% कमाया, लेकिन 10% जो उसने कमाया था वो तो सारा यहीं धुल जाएगा, क्योंकि 10% से ज्यादा तो करेंसी डिवैल्यू हो गई, देखो 15%, 12-13% तो करेंसी डिवैल्यू हो गई, तो वो जाने लगेगा तो नेट लॉस में होगा। नहीं समझे? तो अब ये भी एक इंडिकेशन होती है कि अगर कभी फॉरेन सेलिंग आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब समझ जाना आपकी करेंसी शायद डेप्रिशिएट होगी, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। वो फॉरेनर ये देखता है कि अगर कुछ ही दिनों में डॉलर 150 से 170 होने वाला है, उससे पहले ही भागो, उससे पहले ही जंप मार के इस कश्ती से उतर जाओ, इस खतरनाक कश्ती से ऐसे ही जंप मार के उतर जाओ भाई। बात समझ रहे हैं? और एक और चीज बताता हूं, कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड होती है। जैसे अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ के दौर में इसहाक डार ने डॉलर को 105 पे रोका हुआ था, एक अरसे तक। जो हमारे पुराने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, इसहाक डार, उसने डॉलर को आर्टिफिशियली 105 पे रोका हुआ था, तो उस पर IMF वगैरह सब आवाज लगा रहे थे कि यार ये गलत, ये इसकी फेयर वैल्यू नहीं है। तो जब 105 पे रुका हुआ था तो फॉरेनर्स आते नहीं थे, फॉरेन इनफ्लो नहीं आता था, वो कहते थे हम क्यों आए, वो सोचते थे हम अभी आके अगर 105 के हिसाब से डॉलर लेकर आए और मुल्क में इन्वेस्ट करें, और फिर ये डॉलर एकदम ₹150 पे आ जाए, तो ऐसी सूरत हाल में उनको वापस जाते हुए नुकसान होगा ना।
तो फिर फॉरेन इन्फ्लोस तब आते हैं जब आप एक बार करेंसी पूरी तरह डेप्रिशिएट कर देते हो ना, अपनी करेंसी डेप्रिशिएट कर देते हो, फिर फॉरेनर्स आते हैं दिल खोल के। वो कहते हैं यार अब करेंसी फेयर वैल्यू पे आ गई, अब घुसो इन मार्केट्स में, ठीक है? तो ये करेंसी डेप्रिशिएट करने की वजह से ये भी एक अट्रैक्शन हमें मिल जाती है। अब फाइनली मैंने कहा था कि मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज सिखाता हूँ, और वो चीज आपने सीखने वाले, यानी समझ लें हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें। देखें, ये नाम आपने सुने होंगे, एक वर्ड होता है ये शेयर्स खरीदने के लिए आप लोग करते हैं ब्रोकर अकाउंट। चलें जरा बात को गौर से सुने। देखिए, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो अब फिजिकल शेयर्स तो होते नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स समझ लें आपको एक सेफ में रखाना होता है, जो गवर्नमेंट का निजाम है, और वो सेफ पे रखाने का जो कस्टोडियन है ना, वो सीडीसी है। यानी अगर आपने अपने शेयर्स सीडीसी तक पहुंचा दिए और आपको ईमेल आ गई कि हाँ भाई मेरे सीडीसी में शेयर्स आ गए, पार्क हो गए, तो अब आप आराम से सोइए, बहुत बहुत अच्छे सेफ में पड़े ये शेयर्स। अब आपको कोई खतरा नहीं है भाई, आपके शेयर्स बहुत ज्यादा सेफ हाथों में। तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट अपना सीडीसी का इन्वेस्टर अकाउंट खुलवाएं, ठीक है? दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट, एक्सट्रीम सेफेस्ट काम है ये। सीडीसी अकाउंट, आपके आपके शेयर्स प्रॉपर सेफ में पड़े हैं, आपको कोई डरने की बात ही नहीं है, राइट? बात सुनिएगा। लेकिन मसला ये है कि सीडीसी अकाउंट के जरिए इसकी ऐप इतनी अच्छी नहीं है, इसमें ऑनलाइन काम, और बार बार कई बार सीडीसी अकाउंट में फिजिकल चेक आपको साइन करके देना पड़ता है, तब जाके शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। जरा सिस्टम इसका बहुत एक्सट्रीम यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो इसीलिए लोग इससे, अगर किसी ने शेयर लेके 5 साल डब्बे में डालने हैं, तो फिर तो कहते हैं सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट खुलवा के डाल दो, उसमें डब्बे में डाल के भूल जाओ, वो तो बेस्ट है। लेकिन जो लोग रूटीन ट्रेडिंग करते हैं, वो बार बार इस एडमिन वर्क से तंग आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो फिर ब्रोकर के पास जाते हैं, सुनिएगा, और वो ब्रोकर के अकाउंट, ब्रोकर का मेन अकाउंट ब्रोकर का होता है, गौर से सुने, ये देखें, मेन अकाउंट ब्रोकर का होता है, और उसके नीचे वो सब अकाउंट खुलवा लेते हैं, सब अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो ब्रोकर के पास जब आपने सब अकाउंट खोला, ब्रोकर इज अ प्रोफेशनल, उसके पास एक से एक एनालिस्ट होते हैं, रोज रिपोर्ट्स बन रही होती हैं, वो आपको एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन देता है जो आपके मोबाइल पे, जैसे सुभान भाई ने भी आप लोगों को एक एप्लीकेशन से ट्रेडिंग सिखाई थी, उसकी अपनी एप्लीकेशन होती है, जिसके थ्रू आप खरीदो बेचो, इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहा होता है, उसका बंदा आपके पास आ रहा होता है, बाकायदा होम सर्विसेज दी जा रही होती है, फॉर्म्स घर पे आ रहे होते हैं, ठगा ठगा, बहुत आराम, यानी ये बड़ा मजेदार। तो नॉर्मली लोग फिर ये मेन ब्रोकर अकाउंट के पास, ब्रोकर का मेन अकाउंट होता है और उसके सब अकाउंट में आप लोग खरीद बेच कर रहे होते हो, खरीद बेच कर रहे होते हो। अब जरा सुनिएगा। अच्छा, एक और इदारा है इसमें, एनसीसीपीएल, कि जैसे ही आपने शेयर्स खरीदा है बेचा, तो इसके ट्रांसफर्स को पूरा नजर रख रहा होता है कि इसके ट्रांसफर इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर प्रॉपर हुआ, ये सारा इसके निजाम को। इसी तरह एससीसीपी, ये रेगुलेटर है, मॉनिटरिंग करता है, कंपनीज की मॉनिटरिंग करता है, स्टॉक एक्सचेंज की, इन सब की मॉनिटरिंग कर रहा होता है। बात समझ रहे हैं? अब गौर से सुने, पहले दौरों में क्या होता था, बहुत पहले दौर की बात बता रहा हूं, कि अगर आप ये सब अकाउंट खुलवाते थे ना, तो सब अकाउंट में बस आप शेयर्स खरीदते थे, किसके पास? आप सिर्फ ब्रोकर के पास शेयर्स खरीद रहे होते थे। यानी समझ लें आपने अपना पैसा ब्रोकर को दे दिया, और ब्रोकर के एतबार पे सारा काम हो रहा है, आपके शेयर्स सीडीसी में जाते ही नहीं थे, यानी उस बड़े वाले सेफ में आपके शेयर्स जाते ही नहीं थे एक दौर में। तो फिर उसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉड्स हुए। जैसे शायद पास्ट में आपने नाम सुना होगा, एक 2005 के टाइम पे एक एस सिक्योरिटीज, ये बड़ा 60-70 करोड़ का या कोई इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था, कि वो, उसने रियल में शेयर्स खरीदे ही नहीं थे, और लोगों के पैसे खा के और तबाह होके निकलता बना। तो ये मसला हुआ था। और उसमें ये था कि असल में
आपने जो शेयर्स खरीदे हुए हैं, वो सिर्फ ब्रोकर के नाम पे खरीदे हुए, यानी असल में वो पीछे मेन सेफ में जा ही नहीं रहे। जिस सेफ से आप, यानी ब्रोकर पूरा तबाह, अगर आपके शेयर सीडीसी में पड़े हैं ना, तो ब्रोकर तबाह हो जाए, उसको गोलियां कोई मार दे, बॉम्ब से उड़ा दे, फिर भी आपके शेयर सेफ है, आप आराम से वहां से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर सीडीसी में ही आपके शेयर्स नहीं पड़े, तो फिर आप रिस्क में हैं। अब तो ऐसा होता था पहले, तो फिर एसईसीपी और सख्त हुआ। एसईसीपी ने कहा यार ये लोगों के साथ गलत हुआ और सिर्फ ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा यार अब ये जो सब अकाउंट है ना, यानी जो मेरे और आपका सब अकाउंट है, उस सब अकाउंट में भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी ना, वो ट्रांजेक्शन भी सीडीसी के थ्रू होगी, वो भी सीडीसी के थ्रू होगी, और उसकी भी बाकायदा आपको ईमेल आएगी। यानी आज अगर मैं अपने सब अकाउंट से शेयर खरीदता हूं ना, तो मुझे रात को एनसीसीपीएल का अलग ईमेल आ रहा होगा, सीडीसी का अलग ईमेल आ रहा होगा, सीडीसी में नजर आ रहा होगा, फिर सीडीसी की स्टेटमेंट आ रही होगी, हाँ भाई तुम्हारे शेयर्स वाकई सीडीसी में पार्क है, नाउ दिस इज सेफ। अब आप सुकून करें कि यार आपके शेयर सीडीसी में पड़े। समझ रहे हैं? अब अपनी जिंदगी का अपना किस्सा सुना रहा हूं, ये पड़ोसी का किस्सा नहीं, अपना किस्सा है। मैं लेकिन उस सिक्योरिटीज का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये छोड़ दें, क्योंकि वो अब अपने दोस्त लोग भी थे और ताल्लुक भी था, कभी अच्छी टिप भी देते थे। बेशक वो गलत काम में भी इन्वॉल्व थे, लेकिन ये एक मार्केट का कल्चर भी था। ऐसा हुआ कि हमारा एक सिक्योरिटीज में अकाउंट था, मेरा, मेरे कजन का, हम सबका, और हमारा इन सब अकाउंट था। तो उन्होंने जब सब अकाउंट का पहली बार हमें फॉर्म भेजा ना, देखे हम सब बिजी हैं, देखे मैं अपने लाइफ का किस्सा सुना रहा हूं आपको। तो हम लोग, मैं और आप क्या करते हैं यार, हम लोग ने फॉर्म लिया और फॉर्म में नीचे साइन किया, और उसने कहा मुसो भाई कोई मसला नहीं है, मैं आपका फॉर्म फिल कर दूंगा, आप बस जस्ट चुड़िया बिठा दो चुड़िया बिठा दो बस। तो हम लोग क्या करते हैं यार, टाइम नहीं होता यार, जल्दी अकाउंट खुलवाना है, चलो फॉर्म के लिए टक 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 3-4 साइन किया, और सीडीसी के फॉर्म पे भी साइन कर दिए। सुनिएगा आप बात। अब उसने क्या करा बताऊं, एक तो ब्रोकर का अपना खुद का फॉर्म होता है, जो उसके अपने इदारे का फॉर्म होता है, उस पर उसने मेरा नंबर भी डाला और मेरा ईमेल आईडी भी डाला। लेकिन जो सीडीसी का फॉर्म था ना, सीडीसी फॉर्म, उस पर ना उसने मेरा नंबर डाला, ना मेरा ईमेल आईडी डाला, बल्कि अपने खुद ब्रोकरेज हाउस का ही सारा डाल दिया। तो अब जब मैं शेयर्स खरीदता था ना, तो वो शेयर्स हकीकत में खरीदे ही नहीं जाते थे, लेकिन मुझे मैसेज आ जाता था, जैसे मैंने 5000 पीएसओ खरीदे ना, तो मुझे फौरन से एक मैसेज आता था 5000 पीएसओ बॉट। और से सुने, तो वो सिर्फ ब्रोकरेज हाउस वाला मुझे मैसेज करता था, हकीकत में उसने शेयर खरीदे नहीं होते थे। और रात को मुझे एक स्टेटमेंट भी बना के भेजा था, भाई हाँ भैया आपके पास 5000 पीएसओ पड़े हैं और उसकी ये रेट हो गई है और आप इतने प्रॉफिट में इतने लॉस में, लेकिन वो सारी चीजें उसके हाउस की होती थी। वो ब्रोकरेज हाउस मुझे ईमेल करवाता था, सीडीसी में कुछ भी नहीं होता था, मुझे सीडीसी से कोई ईमेल नहीं आती थी। बात सुने, कुछ साल गुजर गए, यानी इसका मतलब ये है कि मैंने जो भी पैसे उसके पास रखवाए हुए थे, वो मेरे उन पैसों से असली में शेयर्स नहीं खरीदता था, बल्कि मेरा पैसा आगे पता नहीं किन कामों में यूज करता था, वो भी बताता हूँ। हुआ ये कि एक बार मैंने अपनी किसी क्लास में बैठे बैठे, गौर से सुनिएगा, अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही बताया कि यार मैंने ये वाले शेयर्स इतने खरीदे हुए हैं और ये इतने खरीदे हुए हैं, ऐसे ही। हाँ, उस क्लास में अल्लाह की शान देखें, उस क्लास में एक स्टूडेंट मेरा ऐसा बैठा था कि जो एसईसीपी में काम करता था, एसईसीपी में काम करता था या सीडीसी, एसईसीपी में शायद काम करता था, सही है। उसने सुना, बड़ा सीरियस अच्छा लड़का था और आज तक बातचीत है उससे। उसने जब मैंने सच बोला था कि मेरे पास ये शेयर है, वो गया अगले दिन और उसने अपने सिस्टम पे, जो ऑफिशियल सिस्टम होता है ना सीडीसी और एससीसीबी का, उसने सिस्टम पे नाम डाला मुस्तफा मिर्जा वाला, उसको मेरा नंबर भी पता था। तो उसने जब ये सब डाटा डाला ना, तो उसने पिछले 5 सालों की हिस्ट्री निकाली, और 5 सालों में मेरे नाम पे कोई शेयर खरीदे ही नहीं गए, जबकि मैंने तो क्लास में बड़ी बड़ी बातें की, मेरे पास ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। सुनिएगा, उसने मुझे कॉल की, उसने कहा सर आप तो कह रहे थे यार, आप तो लंबी लंबी छोड़ियां मार रहे थे, बोला आप कह रहे थे आपने इतने शेयर्स खरीदे हैं और आपके पास तो कुछ भी शेयर्स नहीं है। सर मैं तो अंदर के रिकॉर्ड बता रहा हूँ। तो मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, दिमाग सही है? मैंने कहा यार मैंने खरीदे हैं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं आपको ईमेल भेजता हूँ, देखो मुझे ब्रोकरेज हाउस से ईमेल आती है। वो हंसा, उसने कहा इससे कुछ नहीं होता, बोला ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। उसने कहा चले आप सीडीसी के ऑफिस जाएं। सीडीसी के ऑफिस गए, काउंटर पे गए, उधर मैंने अपना नंबर डलवाया सारा, तो फौरन से उसने बोला आपके नाम पे कोई शेयर्स नहीं है, आपके नाम पे कोई शेयर्स नहीं है। तो अब मैं फौरन ब्रोकरेज हाउस किया और फिर मैंने उसको टाइट करा। तो असल में होता क्या था सुनिए, ब्रोकरेज हाउस वालों को आपने पैसे दे दिए, अब पैसा इस वक्त किंग पैसा है, देखें असल चीज पैसा है, पैसे से पैसा अप्लाई कैसा होता है। वो लोग क्या करते थे, वो उस पैसे को आगे लोगों को लोन देने में
करते थे। आपको पता है ना, ब्रोकरेज हाउस लोगों को लोन देता है और एक बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट पे, यानी आप जो लोग उधार पे शेयर्स खरीदो फरोख्त करते हैं ना, तो पर डे का एक अच्छा खासा रेट होता है, पर मंथ का एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट होता है। तो वो पैसा लेता था और मैं जो भी शेयर्स खरीदता या बेचता था, वो उसकी इमेजिनरी बाइंग कर रहा होता था और नफा दे देता था। नफा या नुकसान, वैसे भी लॉस भी होता है मार्केट में भाई। गौर से सुने, और मेरे उस पैसे को वो यूज करता था पता नहीं कितने लोगों को आगे लेने, या उन, गौर वर्ड सुने, मेरे पैसे शेयर्स भी खरीदता था, फिर उन शेयर्स को गिरवी रखवा के बैंक से लोन लेता था। उन शेयर्स को गिरवी रख, यानी एक पूरी चेन चलवाता था उस पैसों का, उसका पूल बनाता था उस पैसों का, पता नहीं क्या क्या करता था। लेकिन असलियत में मेरे नाम पे सीडीसी में शेयर्स नहीं होते थे। अब आप जरा सोचें, वो लड़का मेरा खैर को आता है, सुनता है, उसने मुझे पूरा बताया। उसने कहा सर, अगर इन केस ये हाउस तबाह हो गया, एक नॉर्मल हाउस की क्या वो वेटेज है भाई, इतने हाउस तबाह होते हैं। बोला ये हाउस तबाह हो गया तो आपके पास, आप फिर कुछ नहीं कर सकते, आप क्या कर लोगे इसका? बोला हाँ, अगर आपके शेयर सीडीसी में पड़े, अगर आपके शेयर सीडीसी में पड़े देन यू आर सेफ, फिर आप जाके सीडीसी से रिकवर कर सकते हो, फिर आपको मसला नहीं है। लेकिन ये चीज का बहुत ख्याल रखें, तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये वेरीफाई करना है कि आपके नाम पे सीडीसी की ईमेल आए, और आप फॉर्म्स खुद फिल करें। उसमें सीडीसी का जो फॉर्म होता है उसके आईडीज वगैरह खुद अपने ईमेल आईडी वगैरह डालें, और आप चेक करें कि आपको सीडीसी की स्टेटमेंट आ रही है, सीडीसी का ईमेल आईडी वगैरह ये सब आ रहा है। ये चीजें बहुत ख्याल रखें, सही है। तो ये चीज, ये देखें, ये चीजें सब लर्निंग से आती, तजर्बे से आती। मैंने खुद जबकि मेरा अपना काम टीचिंग है, मेरा अपना काम रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटर्स के साथ दिन रात डील करना। कितने हमारे स्टूडेंट सीएफओस लग चुके हैं, कितने हमारे स्टूडेंट्स ऑडिटर्स हैं, सोचें। जबकि देखो हमारे स्टूडेंट ने हमारी हेल्प की इसमें, लेकिन हम जैसे लोगों के साथ भी जब ये हो सकता है, तो एक आम आदमी तो बिल्कुल ही फ्रेश होता है। तो इस चीज का ख्याल रखें, सही है। तो आज इतना ही रखते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।